ऑलराइट गाइस, तो कैसे हो यार आप लोग। सॉरी बहुत ज़्यादा डिले हो गया मुझे यहाँ पर सी लैंग्वेज के ट्यूटोरियल्स को अगेन चालू करने में। बहुत पहले मैं बनाया था, लेक्चर नंबर 7 आई गेस मैं बनाया था। एक्चुअली मेरा अभी 5th सेमेस्टर, आप समझ सकते हो बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें रहती है यहाँ पर पढ़ने के लिए, सीखने के लिए। तो यहाँ पर मैं ट्यूटोरियल्स को कंटिन्यू नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं वीडियोस को लाऊं। वीक्स में मैं 1 से 2 वीडियोस तो कैसे भी करके बना दूं, कोशिश मेरी रहेगी, ठीक है। तो मुझे माफ़ करिएगा उसके लिए। तो यार देखो, आज की वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, आज की वीडियो में सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पीसी में आपको मैं पूरा प्रैक्टिकल करके बताऊंगा कि ये मेन क्या होता है, इंक्लूड क्या होता है। पहले थ्योरी में समझाऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिकल में, जैसे कि हमने यहाँ पर डिसीजन लिया था कि दोनों में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो दोनों आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है यार। मैं आपको बता दूं, थ्योरी देख के छोड़ मत देना, प्रैक्टिकल देखना। वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताऊंगा मैं, आपको कैसे हम लोग VS कोड में कैसे हैंडल करेंगे प्रोग्राम को, कैसे सब चीज करना, सब चीज बताऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग बस पूरा देखना। तो हम लोग जल्दी से यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पास जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर। कंपोनेंट्स क्या होता है, मतलब ये सभी चीजों को आपको इंक्लूड करना ही पड़ेगा हमारे प्रोग्राम। आप अगर सी प्रोग्राम लिखोगे तो आपको ये सब चीज को तो लिखना ही पड़ेगा अपने कोड के अंदर। तो ये क्या होते हैं, बहुत सारे लोग पूरे प्रोग्रामिंग सीख जाते हैं लेकिन उनको अच्छे से पता नहीं होता कि इसका यूजेस क्या है, इंटरनली ये कैसे वर्क कर रहा है। तो ये सब चीज के बारे में मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं, आपको क्लैरिटी मिल जाए बड़े बड़े प्रोग्राम लिखने से पहले कि हाँ एक्चुअल में ये सब इसके यूजेस है, ठीक है। तो पहले हम लोग थ्योरी देखते हैं, उसके बाद जाएंगे वहां पास हमारे लैपटॉप पर सीखेंगे ये सब चीजों को। सबसे पहले देखो इसमें क्या क्या चीजें होती है ये देख लें हम लोग। यहाँ पर मेन फंक्शन होता है, यहाँ पर इंक्लूड होता है, हैशटैग इंक्लूड आपने देखा होगा, सेमीकोलन होता है, ठीक है, %d होता है, %, होता है और करली ब्रेसेस होता है और एक रिटर्न भी होता है, ठीक है। तो ये सब क्या है एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यार स्टार्ट करते हैं मेन फंक्शन से। मेन से मैं क्यों चालू कर रहा हूं, क्योंकि हमारा कोड भी वहीं से चालू होता है। आप देखो मेन का मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल देता हूं। जैसे कि आपने रेस देखा होगा, लोग रेसिंग करते हैं ना, लाइक स्टार्टिंग पॉइंट होती है, फिर एंड पॉइंट होता है जहां पर हमारा रेस कंप्लीट होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जहां से हमारा जो रेस करने वाला जो बंदा एथलीट जो होता है, जो यहाँ पास से स्टार्ट करता है अपनी रेसिंग को, आप उसको बोल सकते हो वो हमारा एक मेन है, मतलब वहां पास से हमारा चालू हुआ रेसिंग। सिमिलरली हमारे सी लैंग्वेज में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मेन फंक्शन से ही हमारा कोड चालू होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, मतलब कैसे पता चलेगा भैया कि मेन फंक्शन चालू हो रहा है। यार देखो जो कंपाइलर होता है ना, वो हमारा जब कंपाइलिंग चालू करता है, मतलब कंपाइल करना चालू करता है हमारे कोड्स को, तो वो कहां से चालू करता है, मेन फंक्शन से वो चालू करता है। वो हमारा एक एंट्री पॉइंट होता है। आप ये समझना, आपको कोई बोलेगा व्हाट इज मेन फंक्शन, तो आप बोल सकते हो सर मेन फंक्शन इज अ एंट्री पॉइंट ऑफ आवर प्रोग्राम, मतलब हमारा जो प्रोग्राम होता है वहां से चालू होता है। जैसे कि मैंने यहां लिखा इट इज अ स्पेशल फंक्शन। स्पेशल क्यों है इसके बारे में मैं बात करूंगा कि स्पेशल इसको क्यों बोलते हैं, ठीक है। इट इज अ स्पेशल फंक्शन, इट इज द एंट्री पॉइंट ऑफ योर प्रोग्राम, मतलब हमारा जो प्रोग्राम है, हम जो कोड लिखेंगे, हमारा सी लैंग्वेज का फाइल बनाएंगे, उसके अंदर हम लोग जो प्रोग्राम लिखेंगे वो चालू कहां से होगा। मतलब एक बोल सकते हो चालू का मतलब हम तो ऊपर से कुछ भी लिखना चालू करेंगे, हैश इंक्लूड ये सब चालू करेंगे, लेकिन एक्चुअल वो स्टार्ट कहां से होता है, मेन फंक्शन से चालू होता है। कंपाइलर वहां से कंपाइल चालू करता है, ठीक है। तो स्टार्ट होने का मतलब वो होता है कि कंपाइलर वहां से हमारे कोड को कंपाइल करना चालू करता है, ठीक है। पॉइंट फ्रॉम वेयर योर प्रोग्राम स्टार्ट रनिंग, मतलब हमारा जो प्रोग्राम होता है वहां से चालू होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेन फंक्शन क्या होता है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर मैंने जैसे बोला कि ये एक स्पेशल फंक्शन है, तो भैया थोड़ा आप स्पेशल फंक्शन के बारे में बता दो। अगर टीचर पूछ लेगा स्पेशल फंक्शन क्या होता है तो हम लोग को आंसर देना पड़ेगा ना। यस, मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि स्पेशल फंक्शन होता क्या है, इसको क्यों हम लोग स्पेशल बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो फंक्शन स्पेशल नहीं होते हैं, ठीक है। स्पेशल सीखने से पहले जो स्पेशल नहीं है उसके बारे में हम लोग सीख लेते हैं। तो देखो जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं ना, वो हमको कुछ ना कुछ रिटर्न देते हैं, ठीक है। जैसे कोई भी फंक्शन का मतलब क्या होता है, फंक्शन एक ऐसी चीज है जो कि हमको कुछ रिटर्न देती है, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल में ले लेता हूं, जैसे कि मैं एक फंक्शन बनाता हूं, जैसे कि मान लो मैं एक इंट नाम से फंक्शन बनाया, इंट मार्क्स नाम से, या आप कुछ भी नाम से बना सकते हो, ठीक है। या स्पेस थोड़ा कम है, थोड़ा मैनेज कर लेना। आप मेरी बात को बस सुनो, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा फंक्शन के बारे में नहीं बताऊंगा, अभी आपका पहला ये लेक्चर है प्रोग्रामिंग का, मतलब तो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो यहां पर देखो मैंने क्या लिखा है, इंट लिखा है, मतलब हमारा जो फंक्शन है जो भी चीज रिटर्न करेगा वो इंट डेटा टाइप का हमारा होगा। सिंपल सा फंक्शन ये होगा, ठीक है। अब देखो यहां मैंने इंट लिख दिया और मैंने यहां पर कुछ भी रिटर्न नहीं किया, तो हमारा क्या आएगा, एरर आएगा। हमको क्या बोलेगा कंपाइलर, यार तुमने तो इंट रिटर्न टाइप किया अपने फंक्शन का, लेकिन आप कुछ रिटर्न नहीं कर रहे हो। तो यार देखो यहां पर हमको एरर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा जो मेन फंक्शन है, अगर आप उसमें इंट मेन करते हो और अगर रिटर्न में आप वहां पर देखना 0 लिखते हैं या फिर 1 लिखते हैं, अब क्या होता है ये सब बताऊंगा, बात करेंगे हम लोग जब रिटर्न में आएंगे। लेकिन अगर आप यहां पर रिटर्न को इंक्लूड नहीं भी करोगे ना,
तो हमारा जो कंपाइलर है उसको सक्सेसफुली उसको कंपाइल करेगा, कोई इशू वहां पास नहीं आएगी। इसीलिए इसको स्पेशल फंक्शन बोला जाता है, क्योंकि जो कंपाइलर होता है वो ऑटोमेटिकली देख लेता है कि वहां पास क्या लगाना है, वो उसको रिटर्न 0 या देख के उसको रिटर्न 0 वो लगा देता है। ठीक है, तो यहाँ पास हम लोग को जरूरी नहीं होता है कि हम लोग वहां पास रिटर्न लगाए, लेकिन अगर आप एक इंट मेन फंक्शन लिख रहे हो तो आपको जरूर ये देखना है कि आप रिटर्न 0 लगाओ। एक अच्छी प्रैक्टिस होती है यार, आपको क्लैरिटी रहेगा कि मैंने यहाँ पर रिटर्न लिखा है। ठीक है, तो गुड प्रैक्टिस क्या, हमको हमेशा मेन फंक्शन के साथ रिटर्न भी नीचे लिखना है। इसलिए देखना आप हमेशा रिटर्न 0 लोग लिखते हैं, रिटर्न 0 क्यों लिखते हैं सब बात करेंगे। ठीक है, तो मेन फंक्शन स्पेशल क्यों है, वो एक एंट्री पॉइंट होता है, वहां से हमारा चालू होता है प्रोग्राम। सबसे पहला पॉइंट ये रहा, और सेकंड कुछ इसकी स्पेशल फीचर से आप बोल सकते हो, अगर आप यहाँ पर रिटर्न नहीं भी लगाते हो और इंट आपका मेन फंक्शन है, रिटर्न टाइप है, तो वहां पर वो एरर नहीं देगा। सिंपल सा। ठीक है, तो देखो अच्छा खासा हमने डिस्कस कर लिया, बस मेन के ऊपर थोड़ा वीडियो लंबा होगा, मैनेज कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको लाइट के कारण अभी विजिबल नहीं होगा, यहाँ पर थोड़ी लाइटिंग दिख रही होगी, चिंता मत करना, मैं इसका फोटो आपको क्लिक करके टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यार, ठीक है भैया आपने मेन बता दिया, चलो समझ में आ गया, ठीक है भैया, थैंक यू। ठीक है, अब हम लोग इंक्लूड में आते हैं। ठीक है, इंक्लूड समझाओ। इंक्लूड देखो यार क्या होता है, सबसे पहले एक प्रॉपर इसका डेफिनेशन कोई पूछता है आपसे, कि आपके टीचर बोले हे वैभव व्हाट इज इंक्लूड, ऐसे आपसे पूछते हैं, तो आप क्या बोलोगे? मैं क्या बोलूंगा, मैम इंक्लूड ऐसे ऐसे लगाते हैं हम लोग, ऊपर लिखना होता है, ऐसे बोलोगे? नहीं, आपको क्या लिखना पड़ेगा, इट इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। एग्जाम में लिखोगे, इंटरव्यू में पूछ लेगा, क्या बोलेंगे, ये एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है। प्री प्रोसेसर का मतलब खुद से आपको समझ में आएगा, प्रोसेस होने से पहले प्री मतलब पहले कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा इसका काम होता है। क्या होता है बताता हूं, सब चिंता मत करो, थोड़ा धैर्य रखो। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या लिखा है मैंने, यूज टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन योर प्रोग्राम। इसका काम यही है। इंक्लूड का मतलब क्या होता है, ये कुछ हेडर फाइल्स को इंक्लूड करता है हमारे प्रोग्राम में। इंक्लूड से समझ में आ ही रहा है आपको, इंक्लूड कुछ चीज को लेकर आना जो कि हमारे प्रोग्राम में नहीं है, बस वही होता है, इसका काम होता है। ठीक है, अभी हेडर फाइल्स क्या होता है भैया, ये बता दो यार। देखो हेडर फाइल्स का मतलब जो आपके पास नहीं है, आप क्या करते हो, मार्केट से जाकर उसको खरीद कर लेकर आते हो। सिंपल यही करते हो ना। घर में मान लो आपके घर में पोटैटोज नहीं है, आलू नहीं है, तो आपकी मम्मी बोलती है जाकर इसको लेकर आओ, आप जाते हो मार्केट, वहां से इंक्लूड करके उसको लेके आते हो। सिंपल सा यही है। आप जब प्रोग्राम लिखते हो, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, एक हेडर फाइल होता है math.h, आपको कर भी दिखाऊंगा। अगर आपको किसी नंबर का पावर निकालना है मान के चलो, ठीक है, अगर आप उस हेडर फाइल को इंक्लूड नहीं करोगे, math.h को इंक्लूड नहीं करोगे, तो आपका वो प्रोग्राम मतलब जो फंक्शन, एक PWO नाम से एक फंक्शन होता है जो कि हम लोग को पावर देता है, वो आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जो POW नाम से जो हमारा एक फंक्शन है ना, वो कहाँ इंक्लूड है, वो हमारे हेडर फाइल math.h के अंदर इंक्लूड है, इसलिए हम लोग को math.h इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, देखो जो हमारे प्रोग्राम में सब कुछ तो वो पहले से इंक्लूड करके नहीं दे सकते ना, कितना बड़ा हम लोग वो पूरा इतना बड़ा वो हो जाएगा, सॉफ्टवेयर हो गया आप बोल सकते हो। इसीलिए कुछ कुछ चीजें हम लोग को इंक्लूड करनी पड़े, जो हम लोग को जरूरत है हम लोग उसको वहां पर हैशटैग इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, एंड यस, अभी मैंने जो PWO वाला बोला math.h वाला, ये कंफ्यूज मत होना, अभी हम लोग वहां पर सब सीखेंगे लैपटॉप के अंदर। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बस आपको मैंने समझाने के लिए बोल दिया। आपसे कोई पूछता तो क्या बोलोगे, इट इज अ प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यूज्ड टू इंक्लूड हेडर फाइल्स इन योर प्रोग्राम, इन आवर प्रोग्राम। सिंपल, इंक्लूड्स डिक्लेरेशन डेफिनेशन नीड फॉर आवर प्रोग्राम, मतलब हम लोग को जो नीड्स होती है, कुछ डिक्लेयर करना होता है हमारे प्रोग्राम के अंदर, जो कि हमारे पास नहीं है फिलहाल में, वो हम इंक्लूड कर सकते हैं हमारे हैशटैग इंक्लूड से। तो हैशटैग इंक्लूड क्या होता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है, जो कि इंक्लूड करता है कुछ लाइब्रेरीज को, ऐसे ही बोलोगे एक्सटर्नल लाइब्रेरीज को अपने प्रोग्राम में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। पाइथन में जैसे कि हम लोगों को करना पड़ता है, मान के चलो मैटप्लॉटलिब यूज करना, नंपा यूज करना, पांडास यूज करना, तो हम लोग वापस इंपोर्ट करते हैं दूसरा कोई एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी, तो इसको हम लोग इंपोर्ट करते हैं, वैसे यहाँ पर इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, सिंपल। तो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट वाले, हमारे जो है सेमीकोलन का क्या यूज है, इसको हम लोग देखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो अब हम लोग आ गए हैं हमारे थर्ड कंपोनेंट पे, जो कि हमारा सेमीकोलन। आप लोगों ने देखा होगा प्रोग्राम, जब हम लोग कुछ भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, एक सेमीकोलन लगाते हैं। ये क्या होता है, आप सोचते हो कि ये क्यों हम लोग सेमीकोलन लगाते हैं हमेशा? तो देखो सिंपल सा इसका हम लोग एक प्रॉपर डेफिनेशन देख सकते हैं, जो कि अगर आपसे कोई पूछता है तो बता सको, या फिर एग्जाम में आप लिख सको। ठीक है, इट इज यूज्ड टू टर्मिनेट स्टेटमेंट्स, या फिर आप बोल सकते हो एंड ऑफ स्टेट सेंटेंस। इसका मतलब क्या हुआ, टर्मिनेट का मतलब क्या हुआ, टर्मिनेट का मतलब हुआ कि हमने जो लाइन लिखी वो कंप्लीट हुई, अब हम लोग नेक्स्ट लाइन पे जा रहे हैं, अब हम लोग नेक्स्ट लाइन लिखेंगे। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाते हो
तो वो आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, वहां पर आपको एरर दे देगा। आप देख कर सकते हो करके, बिना सेमीकोलन लगाए आप प्रोग्राम लिखो, रन करने से पहले ही आपको वहां रेड रेड करके एरर दे देगा, ठीक है। मतलब आप उस आगे नहीं बढ़ सकते, आप उसको पहले टर्मिनेट करो, उस लाइन को आप टर्मिनेट करो, सिंपल सा यही डेफिनेशन होता है हमारा सेमीकोलन का। इट इज यूज टू टर्मिनेट स्टेटमेंट, सिंपल, ठीक है। अब देखो कुछ कुछ हमारे जैसे कि होते हैं, जैसे कि इफ एल्स स्टेटमेंट्स हो गया, ठीक है। इस इफ स्टेटमेंट में आप देख सकते हो वहां पर आप लोग सेमीकोलन नहीं लगाते हो, वहां पर आप क्या करते हो, इफ लिखते हो। जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ, यार स्पेस की कमी हो गई थोड़ा। जैसे आप यहाँ पर ऐसे इफ लिखे, ठीक है, यहाँ पर आप कुछ कंडीशन लगाओगे और यहाँ पर ये ब्रैकेट लगा देते हो, ठीक है, ये ब्रैकेट लगा दो। तो यहाँ पर हम लोग को सेमीकोलन की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये ब्रैकेट हमारा काम कर देता है कि इसका इतना हमारा स्कोप है, ठीक है, सिंपल सा ये होता है। लेकिन अगर आप प्रिंट ऑफ, स्कैन ऑफ ये सब चीजें लिखते हो तो आपको सेमीकोलन लगाना ही पड़ेगा, मस्ट होता है, ठीक है। तो यही होता है सेमीकोलन का यूज, इट इज यूज टू टर्मिनेट स्टेटमेंट्स। जब आप बोल सकते हो किसी भी सेंटेंस को एंड करता है, ठीक है। देन अब हम लोग आते हैं हमारे फोर्थ पे, जो कि हमारा परसेंटेज डी, बहुत इंपॉर्टेंट है परसेंटेज डी, ठीक है। थोड़ा आप समझना इसको, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चिंता की बात नहीं है, अभी मैं जब लैपटॉप पर जाऊंगा यार आपको एक तगड़े तरीके से आपको समझाऊंगा वहां पर, ठीक है। तो उसको आप जरूर देखना। परसेंटेज डी क्या होता है, परसेंटेज को क्या पढ़ना है, परसेंटेज डी इट इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। कोई भी कुछ आपसे पूछता है कि व्हाट इज परसेंटेज डी, इंटरव्यू हो गया, एमसीक्यू आप में आ जाता है, या फिर आपसे प्रैक्टिकल एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, या फिर आपके टीचर्स पूछ लेंगे, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, इट इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। आप ऐसे नहीं बोलोगे कि हम लोग यहाँ पर किसी भी नंबर को यहाँ पर हम लोग को प्रिंट करना है तो हम लोग कर देते हैं किसी वेरिएबल को जिसके अंदर मेरा वैल्यू, ऐसे नहीं बोलना है। आप बोलोगे इट इज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज्ड विद प्रिंटफ एंड स्कैन ऑफ फंक्शन। हम लोग देखना परसेंटेज डी को हमेशा स्कैन ऑफ या फिर प्रिंटफ के साथ यूज करते हैं। प्रिंटफ के साथ क्यों यूज करते हैं, कुछ भी वैल्यू हमने किसी वेरिएबल में स्टोर किया है तो उसको हम लोग प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और हम लोग स्कैनफ में क्यों यूज करते हैं, स्कैनफ में हम लोग उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करने में यूज करते हैं। अब होप आपको पता होगा प्रिंटफ स्कैनफ, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, नहीं होगा चिंता की बात नहीं है, हम वो भी देखेंगे अभी हमारे आईडी पे जाकर, ठीक है, लैपटॉप पे जाकर। तो हमारा परसेंटेज भी आपको होप समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं यार M%, ये क्या है, एंड। आप एंड लिखते हो ना, सिंपल सा आप देखोगे सिंबल एंड का, उसी को हम लोग बोलते हैं M%, ठीक है। M% क्या होता है, यूज टू गेट द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। जैसे कि मान लो यार आपने कहीं पास आपने मान लो एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, एक इंट एक्स नाम से आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, ठीक है, इंट एक्स नाम से आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। तो अब इस x का एड्रेस क्या है ये पता करने के लिए हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं हमारा M%। मतलब अब क्यों परसेंटेज यूज करना भैया, सॉरी क्यों M% का यूज करना, आप पूछोगे। यार देखो अब आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया, अब आपको उसके अंदर यहाँ पर वैल्यू कुछ इंसर्ट करना है, कुछ वैल्यू डालनी है, तो आप कैसे करोगे, आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए ना। उस एड्रेस से, तो एड्रेस कैसे लाएंगे, यहाँ से लाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग उसमें कुछ भी चीज स्कैन ऑफ से उसके इनपुट लेंगे, ऐसा करते हैं हमारा M%। सिंपल सा यही यूज है इसका, किसी भी चीज वेरिएबल का हमारा एड्रेस हमारा बताता है कि इस वैल्यू का एड्रेस क्या, सॉरी इस लोकेशन का, ये जो हमारा वेरिएबल है उसका जो लोकेशन है उसका एड्रेस क्या है ये हमारा बताता है, सिंपल सा, ठीक है। यूज टू गेट द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, यूज टू या यूज्ड इन क्या लिखा, पॉइंटर। हाँ मैंने यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यूज टू गेट द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल, और सेकंड पॉइंट लिखा है यूज्ड इन पॉइंटर्स या फिर पास बाय रेफरेंस। अब ये क्या होता है, पास बाय रेफरेंस, ये सब चीज आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। यार देखो मैं यहाँ पास थोड़ा आपको एग्जांपल लिख कर रखा था, आपको बताना भूल गया। जैसे कि थोड़ा एक बार वो वापस जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पास है ये क्या इंक्लूड इंक्लूड प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव में, यार देखो stdio.h, हम लोग इंक्लूड stdio.h ऐसा लिखते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के लिए लिखते हैं। mat.h जैसा कि आपको मैंने बताया था float.h, ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हैंडल करने के लिए लिखते हैं। string.h, स्ट्रिंग जो हमारे होते हैं वैल्यूज उसको हैंडल करने के लिए string.h इंक्लूड करते हैं। ये सब हमारा क्या होगा, एग्जाम्पल आ जाएगा इंक्लूड के अंदर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैंने आपको बोला, जैसे कि यहाँ पर हमने आपको बोला परसेंटेज फॉर्मेट स्पेसिफायर, देखो मैंने लिखा है प्रिंट ऑफ पर्स, यहाँ पर लिखा है एक्स मैंने क्या किया, एक वैल्यू मैंने ले लिया, माई वेल नाम से एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने 20 को स्टोर कर लिया, ठीक है। अब ये 20 को मेरे को क्या करना है, प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, प्रिंट ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर सेमीकोलन कर दिया, यहाँ पर परसेंटेज डी मैंने लिखा और यहाँ पर वेरिएबल का नाम लिख दिया, ये वेरिएबल का नाम। अब ये कैसे डिटेक्ट करेगा, यहाँ परसेंटेज डी है, देखो फॉर्मेट स्पेसिफायर, उस वैल्यू को प्रिंट करो, ये इसके अंदर जो स्टोर है, तो यहाँ पर यूज कर लिया, आउटपुट मेरा क्या आ जाएगा, कुछ इस तरीके से 20 आ जाएगा, सिंपल। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, एग्जाम्पल स्कैनअप का। अब जो हमने यूजर से इनपुट लेना है कैसे करेंगे, यहाँ पर M% का यूज मैंने बताया, परसेंटेज डी, जैसे कि एक वेरिएबल है y नाम से, मैंने क्या किया, स्कैनअप परसेंटेज डी, पहले परसेंटेज डी नाम से फॉर्मेट, देखो परसेंटेज क्या है,
फॉर्मेट स्पेसिफायर है, राइट, हमारा यहाँ पास, ठीक है, परसेंटेज डी कर दिया। अब मेरे को किसके अंदर स्टोर करना है, यहाँ पास एम परसेंटेज और मैंने वाई कर दिया, मतलब ये वाई के एड्रेस में मेरा एक वैल्यू इनपुट ले लो यूजर से, तो यहाँ पास इसकी मदद से ये हमारा इनपुट आ जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर आपको 2-4 और भी चाहिए इनपुट लेना है, परसेंटेज आप बहुत सारे लिख दो और यहाँ पास कॉमा करते उस जो वेरिएबल उसका एड्रेस इंक्लूड करते जाओ, वहाँ पास वो इनपुट हो जाएगा, सीक्वेंस में चीजें चलेंगी, ठीक है। देखो जैसे कि मैंने फॉर लूप वगैरह के बारे में आपको बताया था। अच्छा, ये आगे हमारा अगर गाइस, तो होप आपको ये समझ में आएगा। सॉरी मैं थोड़ा देखा नहीं इसको, मैं आपको थ्योरी समझाने में लग गया। तो अब हम लोग देखो यहाँ पास एक फॉर लूप वाला है, इसको थोड़ा समझते हैं पहले। यहाँ पास मैंने ये करली ब्रेसेस के अंदर आ जाएगा इसका एग्जांपल। एम परसेंटेज होप आपको समझ में आएगा। पॉइंटर्स क्या होता है थोड़ा आपको बता देता हूँ, आगे टॉपिक आएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये पास बाय रेफरेंस जो कि फंक्शन के अंदर आप पढ़ोगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। पॉइंटर्स थोड़ा आप ये याद रख लो कि मान लो हम लोगों को कुछ डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस करने होते हैं, वहां पास यूज होता है। जैसे कि आप बोल सकते हो रन टाइम पे हम लोग को मेमोरी एलोकेट करना है, वहां इतना याद रखना है, आपको नहीं जाऊंगा डीप में, आप फालतू का कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो अभी आप इसको भूल जाओ, बस याद रखो कि ये क्या करता है, m% हमारा वैल्यू को क्या करता है, किसी भी एड्रेस को एक्सेस करने में मदद करता है। हो गया। अब लास्ट आते हैं, हमारा लास्ट नहीं, रिटर्न भी है हमारा। कर्ली ब्रेसेस क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस क्या होता है भैया ये बता दो। कर्ली ब्रेसेस आप कहां देखोगे, सबसे पहले खुद से क्वेश्चन करो। अब व्हाइल लूप, फॉर लूप, इफ एल्स कंडीशंस, ये सब एल्स इफ हो गया, ये सब जगह आपने देखा होगा, ठीक है। अब उसके अंदर क्या करते हैं आप ये खुद से सोचो, अपने आप को क्वेश्चन करो कि मैं फॉर लूप के अंदर क्या करता हूं, इफ एल्स के अंदर क्या करता हूं। मैं बहुत सारे स्टेटमेंट्स उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखते जाता हूं, ठीक है। आप ये बोलते हो, ये सोच रहे हो, यस, आपका वही काम होता है हमारा कर्ली ब्रेसेस का। कर्ली ब्रेसेस क्या बताता है, हमारा एक बोल सकते हो एक एरिया है, उसके अंदर हम लोग यहाँ पर काम करेंगे, उसके बाहर जाएंगे तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी। जैसे कि फॉर लूप के अंदर आप लिखते होगे इंट i इक्वल टू 0, तो वो इंट है ना, वो बाहर वो वेरिएबल आप उसको प्रिंट नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका जो स्कोप है वो हमारा उस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही रहेगा। आप इतना समझो, मतलब आप बोल सकते हो कर्ली ब्रेसेस यूज टू डिफाइन द स्कोप ऑफ अ कोड या ब्लॉक। मतलब मेन फंक्शन आप खुद सोचो, मेन फंक्शन आप लिखते हो इंट मेन ब्रैकेट लगाए, ठीक है, फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस लिखते हो। कर्ली ब्रेसेस जहां तक रहेगा आपका कोड वहीं तक वैलिड रहेगा, उसके बाहर आपने कुछ लिखा तो आपको एरर देगा। सिंपल, बस इतना ही है, ठीक है। आप मतलब क्या, आप इतना बोलो कि अपना एरिया, अपना इलाका भाई, अपना अड्डा है ये, इसके अंदर हम लोग कुछ करेंगे, इसके बाहर जाएंगे तो वो आउट ऑफ स्कोप हो जाएगा, वहां पर एरर आने लगेगी आउट ऑफ स्कोप की। तो यहाँ पर हमारा बोल सकते हो यूज टू डिफाइन द स्कोप ऑफ अ कोड ब्लॉक्स, मतलब उस कोड का इतना स्कोप है, इसके बाहर आप नहीं लिख सकते। एग्जांपल इन लूप्स में देखो फॉर इंट i इक्वल 0, i स्मॉलर देन 10 तक चलाया, मैं लूप 10 बार चलाया, और प्रिंट ऑफ क्या, प्रिंट ऑफ देखो परसेंटेज i कर दिया, ठीक है। तो मेरा इस ब्लॉक के अंदर ये प्रिंट हो गई, चलते जाएगा, एंड हो जाएगा, तब मेरा ये एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी स्कोप क्या, ये इंट i देखो, इंट i इक्वल 0 है, इसका स्कोप कहाँ तक है, इसका स्कोप बस यहाँ पर ब्रैकेट तक है, इसके बाहर ये वैलिड नहीं रहेगा। मतलब इस i को अगेन आप यूज करने लगोगे, बाहर सोचोगे कि मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो यहाँ पास आपको एरर दे देगा कि ये स्कोप में डिफाइन ही नहीं है, ऐसा कुछ आपको एरर है, करके देखना है इसको, ठीक है। अब हमारा आ जाता है हमारा लास्ट, जो कि हमारा रिटर्न क्या होता है भैया, थोड़ा ये बता दो। हम लोग लास्ट में तो लिख देते हैं रिटर्न 0, रिटर्न 1, ये होता क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो यार देखो, कोई डरने की बात नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, लेकिन जो भी है यार देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है, लाइक प्रैक्टिकल्स में पूछा जा सकता है, एमसीक्यू वगैरह में आ जाता है, एग्जाम में भी लिखने को भी आ जाता है। तो आप इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, उसके बाद आपको एग्जांपल लेकर समझाऊंगा। यूज टू एग्जिट अ फंक्शन एंड रिटर्न अ वैल्यू टू कॉलिंग कोड, और आप बोल सकते हो सक्सेस और फेलियर ऑफ अ फंक्शन। सबसे पहले हम लोग को समझना क्या है, नीचे वाला रिटर्न 0 सक्सेस, ठीक है। रिटर्न 0 अगर आप जब लिखते हो हमारे मेन फंक्शन के अंदर, उसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। रिटर्न 0 आप जब लिखोगे अपने कोड के अंदर, उसका मतलब ये होता है कि हमारा जो कोड है वो सक्सेसफुली रन हो गया, मतलब हमने जो भी लिखा सब परफेक्ट चल रहा है, कोई एरर नहीं आ रहा है। और जो रिटर्न 0 कर दो, कहां, ऑपरेटिंग सिस्टम को। आप क्या बोलते हो कंपाइलर को, भाई कंपाइलर तू पूरा कोड एग्जीक्यूट कर, सब कुछ सर्च कर, लास्ट में जब तू एंड करेगा कोड को कंपाइल करना, तो लास्ट में रिटर्न 0 होगा। क्या करना, एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम को जाकर बता देना कि इसने कोड सब सही लिखा है, सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम को बताना चाहते हो कि मेरा जो कोड है कंप्लीटली सक्सेसफुली रन हो चुका है, तो आप लिखते हो रिटर्न 0। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद जब रिटर्न जाता है 0, तो वो समझ जाता है कि हाँ ये बंदे ने सब चीज सही लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही होता है भाई हमारा रिटर्न 0। अगर आप रिटर्न 0 की जगह 1 लिख दोगे, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या पास जाएगा मैसेज कि यहाँ पास कुछ दिक्कतें हैं, सक्सेसफुली रिटर्न नहीं हुआ है, सक्सेसफुली ये रन नहीं हुआ है। सिंपल इतना ही है हमारा, ठीक है।
रिटर्न 0 रिटर्न 1 का। रिटर्न के बहुत सारे यूज है, जैसे कि आप अपने खुद के फंक्शंस बनाते हो तो वहां पास कुछ चीजों को रिटर्न करने के लिए होता है, जो भी आपको फंक्शन का रिटर्न टाइप है उस आप रिटर्न कर सकते हो कुछ चीजों को, ठीक है। लेकिन मैंने जैसे आपको बोला था मेन फंक्शन जैसे स्पेशल होता है, वहां पास आप रिटर्न नहीं भी लिखोगे तो कंपाइलर ऑटोमेटिक वहां पर रिटर्न 0 या रिटर्न 1 कर देता है और ऑपरेटिंग सिस्टम को भेज देता है। आप बोलोगे भैया ऑपरेटिंग सिस्टम को क्यों भेज रहे हैं हम लोग रिटर्न 0 रिटर्न 1, तो उसका भी आंसर मेरे पास है यार। देखो सिंपल सा मैं बताता हूं, बहुत सारे होते हैं यार, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे समझ में आएगा, लेकिन सिंपल सा बताता हूं, ठीक है, जो कि आपको समझ में आ जाए। ये एग्जांपल लो, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत सारे प्रोग्राम चलाने, ठीक है, उसके पास क्यू में बहुत सारे प्रोग्राम्स है, जैसे कि एक ये हो गया, जैसे कि यार और ले लेता हूं, रुक जाओ एक सेकेंड, मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है, चलो यार कुछ चीजें दिखी, मेरे को झंडू बम दिख गया, स्टेपलर दिख गया और ये सब चीजें दिख गया। मान लो हमारे पास ये प्रोग्राम्स है, ठीक है, ये बहुत सारे मेरे पास प्रोग्राम्स है, ये ठीक है, लाइन से आप देख सकते हो 1 प्रोग्राम 2 प्रोग्राम 3 प्रोग्राम, ये 4 प्रोग्राम है, ठीक है, कुछ नहीं मिला यार, ये ले रहा हूं, ये 4 प्रोग्राम है, ठीक है। ये प्रोग्राम मेरा अभी क्या हो रहा है, रन हो रहा है वहां पास, ठीक है, रन हो रहा है, जो हमने रन किया रन कर दिया। अब मैं जैसे रन किया, मेरे रिटर्न 0 हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या पता चला कि ये रिटर्न 0 किया, ठीक है। उससे पहले और ये समझो कि ये चारों लाइन पे लगे कि पहले मेरे को एग्जीक्यूट कर दे भाई, मेरे को पहले रैम दे दे, मेरे को पहले यहाँ पास एग्जीक्यूट मार, मेरे को पहले सब चीज कर, ये लो लाइन पे लगे हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग टिकट्स के लिए लाइन लगते हो ना मूवी के लिए, वैसे ये लो लाइन पे लगे, तो ये प्रोग्राम फिलहाल में रन हो रहा है, ठीक है, ये प्रोग्राम रन हो रहा है। अब ये हमारा सक्सेसफुली रन हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को पता चल जाएगा कि हाँ ये सक्सेसफुली रन हो चुका है, तो वहां पर कुछ एक्शन लेना चालू करेगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। मान लो उसको देना है दूसरे को यहाँ पर जगह, तो अगर उसको पता चल गया रिटर्न 0 से कि हाँ ये सक्सेसफुली हो चुका है, रन कंप्लीट हो चुका है, तो ये क्या करेगा, चलो भाई थोड़ा इसको साइड करते हैं हम लोग, अब दूसरे वाले को ऊपर लेके आते हैं, अब ये वाले को जाकर भेज देगा भाई तू रन हो। अब इसको क्या करेगा, रन होगा, फिर ये टर्मिनेट होगा, सब चीज कंप्लीट हो जाएगा, इसका रिटर्न 0 मारेगा, तो इसको ही बोलेगा ठीक है भाई अब तुम नीचे आ जाओ, अब दूसरे प्रोग्राम्स को हम लोग मौका देते हैं। ऐसे ही करते करते एक बेसिक यूज बता रहा हूं कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिटर्न 0 वगैरह का क्या यूज करता है, कैसे यूज करता है, ठीक है। बहुत सारे होते हैं, आप ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ोगे यार, बहुत गजब का सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। मजा आ जाता है पढ़ने में कि एक्चुअल पता चलता है कि कंप्यूटर कैसे वर्क हो रही है, अंदर इंटरनली कैसे वर्क हो रहा है। हम लोग तो कोड लिख देते हैं, लेकिन इंटरनली वो ऑपरेटिंग सिस्टम सब कैसे हैंडल करता है, ये सब चीज पता चलती है, ठीक है। तो बेसिक एग्जांपल ले लिया, आप अब इतना समझ लो ना कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ एक्शन लेना होता है और ऑलरेडी कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा उसको कि ये सब चीज करना है, मेरे को आगे क्या करना है, वो बस उसको मैसेज देता है कि ये कंप्लीट हुआ, फिर दूसरे को ले आओ, ये सब चीजें होते हैं। बस सिंपल इतना रखो, ठीक है, ज्यादा बर्डन मत करो, इतना सफिशिएंट है, आपको कोई इतना नहीं पूछेगा एज अ बिगिनर, आपको बस बेसिक डेफिनेशन याद रखने कि कैसे वर्क हो रहा है। तो यूज टू क्या है, सक्सेसफुल, अगर रिटर्न 0 करते तो रिटर्न क्या करते थे ऑपरेटिंग सिस्टम को कि सक्सेस है, ठीक है, सब बढ़िया चल गया। रिटर्न 1 कर देंगे तो यहाँ पर बता देता है फेलियर है कुछ, यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को मैसेज दे देता है, सिंपल। और क्या यूज था मैंने बताया, फंक्शंस में यूज होते हैं, वो अभी मत जाओ, कंफ्यूज हो जाओगे, आपको नहीं बताऊंगा मैं अभी, वो आपके लिए ही बोल रहा हूं क्योंकि आप दिक्कत में फंस जाओगे यहाँ पर और कंफ्यूज हो जाओगे इसके लिए। तो इतना ही था, मैंने होप सब चीज कंप्लीट कर लिया, यहाँ पर सभी चीज मैंने आपको बता दिया, एक एक चीज बता दिया कि कैसे क्या यूज होता है, कुछ भी छूटा होगा तो अभी हम लोग पीसी में जाते हैं, एक एक चीज को प्रैक्टिकली समझ जाते हैं, और वो देखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। मैंने आपको यार बहुत डीप में बताने की कोशिश करूंगा, सभी चीज क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर जो देखा जो समझ में, चिंता नहीं है, रिपीट नहीं करना, जाओ अभी मैं बताने वाला हूं उसको देखते हैं, ठीक है। तो जंप करते हैं हम लोग हमारे पीसी पे, वहां पर सब चीज समझते हैं, ठीक है। तो लेट्स जंप इनटू आवर पीसी। Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I can truly be